बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी, उनके रिश्तेदार, ख़ानदान वाले, उनका सोशल मीडिया और जो पार्टी के कारकुन हैं वो डट गए जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा। अब वो पीछे नहीं हटते। देखिए, मामला वही निकला जिसका मैंने आपको पहले आगाह किया था कि जो मजहबी सियासी जमातें हैं या वो पॉलिटिकल पार्टीज़ या वो जत्थे या ग्रुप जिनका इन्फ्लुएंस है खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि आप अवामी लश्कर बनाएं। इससे पहले लश्कर बनाकर फ़ौज ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उन्हें एक मरतबा फिर अवामी सपोर्ट चाहिए थी और वो ये चाह रहे थे कि मकामी अफराद और कबाइल जो हैं वो अपने लश्कर बनाएं, उन्हें मुसल्ला किया जाए, उनको हथियार दिए जाएँ और उनके साथ दीगर मुसल्ला अफराद को शामिल किया जाए। जब मैं आपको दीगर मुसल्ला अफराद की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं आपको एक कंफर्म खबर दे देता हूँ कि मकामी अफराद को ये भी कहा गया कि आप अगर अपने 25 आदमी देंगे तो 75 आदमी हम आपको देंगे। अब वो 75 आदमी कहाँ से आएंगे? ये वो अफ़गान फोर्सेस हैं या वो लोग हैं जिन्हें हमेशा छतरी के नीचे रखा गया है और इन्हें तैयार किया गया है उस वक्त के लिए जिस वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जाना था। तो अवामी सपोर्ट के बगैर तो ना तो ये अफ़गान फोर्सेस पाकिस्तान में लड़ सकती हैं, ना कोई जराइम पेशा अफराद पाकिस्तान में लड़ सकते हैं, और ना ही फोर्सेस पाकिस्तान के अंदर गली मोहल्लों में, इलाकों में, पहाड़ों पे कहीं पे लड़ सकती हैं। बहुत डीमोरल हो चुकी हैं फोर्सेस। उन्हें लड़ने के लिए मोराल की ज़रूरत है, पब्लिक की ज़रूरत है, पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अवामी सपोर्ट मैसर नहीं है। अब हज़ारों की तादाद में अफ़गान फोर्सेस भी यहाँ पे मौजूद है। अगर उनको लड़ाना है, आपने तो किसी छतरी के नीचे लड़वाना है ना, या किसी क़यादत के साथ लड़वाना है। तो अवामी सतह पे क़यादत करने के लिए लोग तैयार नहीं हैं। आज जराइम पेशा लोग जो हैं, जो स्मगलर्स हैं, जो मनशियात का कारोबार करते हैं, ऐसे लोगों को आगे लाया जा सकता है। ये लोग आगे आएंगे, आकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये लोग क्या करेंगे इसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। ये वो करेंगे, तिगनी का नाच नचा देंगे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि ये तो पैसे के लिए करते हैं सब कुछ। तो इस वक्त अवामी सपोर्ट नहीं मिल रही, और जो एक ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे वो ये है कि लश्कर नहीं, खुद लड़ो। तो देखें, पाकिस्तान की फ़ौज इंडिया के साथ लड़ सकती है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी और मुल्क के साथ तो लड़ सकती है। वहाँ पे वो अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल कर सकती है, अपने टैंक इस्तेमाल कर सकती है, अपना तोपखाना इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन जब आप उसी फ़ौज को पाकिस्तान के अंदर लड़वाएंगे ना, तो वो नहीं लड़ सकती। उसकी वजह यह है कि फ़ौज डिज़ाइन ही ऐसे नहीं होती कि वो गलियों मोहल्लों में, अंदर इलाकों में जाकर डीप इनसाइड द कंट्री वो लड़े। वो नहीं कर सकते ऐसा। इसके लिए उन्हें मकामी सपोर्ट चाहिए होती है। अब मकामी सपोर्ट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गई है। पहले बलोच इलाकों में ख़त्म हो गई है, पश्तून इलाकों में ख़त्म हो गई। अब ये जो कत्लेआम हुआ सिक्योरिटी एहलकारों का बलूचिस्तान में, जो लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, 30 लाशें रख के वो सड़क के ऊपर बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे मुतालबात माने जाएँ, हमारी बात सुनी जाए, हमारे शिकवे सुने जाए। 5 दिन हो गए उनकी बात ही कोई नहीं सुनता। तो वो लोग तो एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो कत्लेआम हुआ, इसमें लोगों को गुस्सा दिलाने के लिए जो मुसल्ला जत्थे थे उन्होंने चेहरों के ऊपर तेजाब तक डाले ताकि लोग गुस्से में आए, और ऐसा लगता था कि अब लश्कर बन जाएंगे, लेकिन लश्कर बने नहीं। अब फजलुर रहमान साहब की पार्टी ये ट्रेंड चला रही है, लश्कर नहीं, खुद लड़ो। यानी हम फौज को तनख्वाह देते हैं, पुलिस को तनख्वाह देते हैं, एफसी को और रेंजर्स को तनख्वाह देते हैं, उन्हें बंदूकें लेकर दी हैं, उन्हें तरबियत लेकर दी है, तो उन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए। हाँ, अगर किसी दिन वो लड़ाई हार गए या उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो गई तो फिर अवाम पे पड़ जाएगी, फिर अवाम जाने, अवाम का काम जाने। लेकिन फ़िलहाल तो इतनी बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनके पास जदीद हथियार हैं, बहुत बड़े बड़े बजट हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, वो इस लड़ाई को खुद लड़ें। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का उसूली मौक़िफ़ है। अब ये ट्रेंड जो है वो इस वक्त फुल टाइम चल रहा है। अच्छा, लश्करों के बारे में बताऊँ, पिछली मरतबा जो लश्कर बनाए गए थे ना, वो लोग शहीद हो गए। लश्कर बनाए गए, लश्करों ने टीटीपी के साथ लड़ाई की, उन्होंने तालिबान को बहुत मारा, तालिबान को अपने इलाकों से निकाल दिया, लेकिन उसके बाद जो लश्कर को हेड करने वाले लोग थे उनके ऊपर कातिलाना हमले शुरू हो गए, और टारगेट किलिंग में एक एक करके लश्कर के अंदर काम करने वाले लोगों को मारा गया जो अवामी लश्कर बनाए गए थे। मिसाल के तौर पे अफजल गुज्जर हैं, बहुत बड़ा नाम है उधर बालाकंड में, उनका भतीजा, भाई, ये लोग शहीद हो गए। एएनपी के कुछ लोग थे, उनके घरों के ऊपर अटैक हुए। बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने अवामी लश्कर बनाकर
दहशतगर्दों का सामना किया था, वो सारे लोग टारगेट किलिंग में एक एक करके मारे गए। ये तादाद बहुत बड़ी है, मैं इसकी तफसीलात इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बहरहाल फ़िलहाल लश्कर के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम बन चुकी है। वैसे भी एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो भी खड़ा होगा आजकल के दौर में, अवामी सपोर्ट और तायीद उसको मिल जाएगी फ़ौरी तौर पर, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जुल्म कर रही है, बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे वो कबायली इलाके हैं, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान है, बल्कि पूरा पाकिस्तान, हर जगह पे उन्होंने जुल्म का एक बाजार गर्म किया हुआ है। अब नाज़रीन, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर लोगों ने ख्वाजा आसिफ साहब को याद दिला दी नानी, और लोगों ने बताया ख्वाजा आसिफ को कि जनाब अली, आप तो खुद फ़ौज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें करते रहे हैं, आप तो खुद फ़ौज के ऊपर बड़ी टका के तनकीद करते रहे, आपकी वीडियोज़ मौजूद हैं। लोगों ने वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे डाल दी, मैंने भी अपने पिछले वीलॉग में निकाल कर सुनवाई। तो ख्वाजा आसिफ ने सफाई ये पेश की है कि जनाब, मैंने तो वो बयानात मुशर्रफ के दौर में दिए थे, तो उनको इन हालात के साथ ना जोड़ा जाए। तो मैं ज़रा थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ कि ख्वाजा आसिफ साहब, ये आपने एक और खच मार दी है, क्योंकि जो मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी आपने बयान दिया था वो तो आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ दिया था, मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आपने नहीं बोला था। 65 की और 71 की और 99 की जो जंगें आपने, 4 जंगों में शिकस्त का जो आपने ढोल बजाया था, वो चारों जंगें मुशर्रफ ने तो नहीं लड़ी थी, वो जंगें तो फ़ौज ने लड़ी थी। तो आपने कहा सारी जंगें पाकिस्तान हार गया था। फिर ये कौम की हड्डियों से गुदा निकाल के जो खा गए, ये तो आपने फ़ौज को कहा था, मुशर्रफ को तो आपने नहीं कहा था। फिर आपने सियाचिन और कारगिल के अंदर जो हार गए और वो इलाके इंडिया ले गया, वो भी आपने फ़ौज से शिकवा और गिला किया था। फ़ौज को मिलने वाले बजट के ख़िलाफ़ आपकी तकरीर थी। आपकी तकरीर जो है वो कोई मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तो नहीं थी। आप खुद आमरीत की पैदावार हैं, आपके लीडर्स आमरीत की पैदावार हैं। जनरल जिलानी की गोद से एक छोटा सा पौधा निकलता है, नवाज शरीफ, वो जन्म लेता है, आप सारे उसके साथ मिलकर पनपते हैं। आपके अपने वालिद बड़े फ़खरिया अंदाज में जनरल ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे, और आप लोग बड़े फ़ख्र से ये बात बताया करते थे, और पूरे सियालकोट पे आप लोग कंट्रोल करते थे, बल्कि मुल्क के अंदर आपकी चलती थी, क्योंकि आप ज़ियाउल हक की शूरा के मेंबर थे। और ख्वाजा साहब, आप वो भी याद करें कि जब जनरल मुशर्रफ डिक्टेटर मौजूद था, तो आपने बतौर वज़ीर जनरल मुशर्रफ से हलफ लिया था। अगर इतनी गैरत होती है आपको, और आप ये कह रहे होते कि जनाब मैं तो डिक्टेटर के सख्त खिलाफ हूँ, तो आप डिक्टेटर के सामने खड़े होकर उससे हलफ ना लेते, कम से कम इसके लिए आप इनकार कर देते, जो इनकार आपने नहीं किया। तो आपकी ना बड़ी सेलेक्टिव किस्म की गैरत है। जिस जूते से आपको मार पड़ती है ना, टका के मार पड़ती है, उसी जूते को ख्वाजा साहब आप लोग फिर बाद में पॉलिश करते हैं, और चमका के पॉलिश करते हैं। टका के मार खाते हैं, चमका के पॉलिश करते हैं। यह है जनाब आपकी सियासत की कुल कहानी। अब नाजरीन, अवाम को ये क्या समझते हैं, ज़रा ये एक छोटा सा मंजर देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। ये एक वज़ीर साहब हैं और कुछ सहाफ़ी हैं, ये नाच रहे हैं। कोई बात नहीं, लोग नाचते हैं म्यूज़िक लगा के, लेकिन ये पंजाबी गानों पे ऊंची आवाज़ में डेक लगा के नाच रहे हैं बलूचिस्तान में। और मौका क्या है, नेशनल डिफेंस वर्कशॉप। ये कोयटा में नेशनल डिफेंस वर्कशॉप हो रही है, जिसमें टाउट सहाफ़ियों को उठाकर ले जाया गया और इकट्ठा किया गया, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट उन्हें बता रही है कि जी बलूचिस्तान के बारे में सारा ही प्रोपेगेंडा है, बलूचिस्तान तो बहुत अच्छा है, बहुत पुरअमन है, बेहतरीन है, सब माहौल बहुत अच्छा है, ये सारे गद्दार हैं, सिर्फ हमारी चार दीवारी के अंदर जो लोग मौजूद हैं यही सिर्फ वफादार हैं और मुहिब्बे वतन है, बाकी सारे गद्दार हैं। ये इसी तरह ब्रीफिंग्स देते हैं हमेशा। तो कोयटा नेशनल डिफेंस जो वर्कशॉप है, उसमें ऊंची आवाज़ में पंजाबी गानों के ऊपर, देखें अगर वो कहते हैं जी कल्चरल इवेंट था, तो फिर वहाँ पे बलूची गाने होने चाहिए थे, आप बलूचिस्तान गए हुए हैं, लेकिन पंजाबी गाने बराबर के लगा के और उसके ऊपर जनाब वहाँ पे रक्स करवाया जा रहा है। और वहाँ से थोड़ी दूर लोग लाशें रख के बैठे हुए हैं, बिल्कुल वहाँ से थोड़ी दूर लोग अपनी लाशें सड़कों पर रख के बैठे हुए हैं। वहाँ पे सोग का समा है, पूरा बलूचिस्तान रो रहा है, लहू लहान है, और ये लोग वहाँ पे नाच रहे हैं। ना सिर्फ नाच रहे हैं बल्कि उसकी वीडियो निकाल कर सोशल मीडिया पे भी डाल रहे हैं, ताकि सारी दुनिया देख ले कि हमें जितना मर्जी गरीबों का, कमज़ोरों का खून बहता रहे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए ये ऐसे ही है, आपको समझ नहीं आएगी लेकिन ये ऐसे ही है। मैं बतौर जर्नलिस्ट इन सारी चीज़ों को बहुत करीब से देख चुका हूँ। ये जो ऊंची ऊंची दीवारें हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई,
इन दीवारों के उस तरफ हमेशा जश्न का समा रहता है। वो बहुत खुश रहते हैं, वो बहुत अच्छे खाने खाते हैं, बड़ी अच्छी वर्जिश करते हैं, उनके जिम बहुत अच्छे हैं, उनके अस्पताल बहुत अच्छे हैं, उनके बच्चों की तालीम का इंतज़ाम बहुत अच्छा है, उनके पासपोर्ट अलग रंग के हैं। वो अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही वो इस दीवार से बाहर निकलते हैं तो वो अपने चेहरे के ऊपर थोड़ा सा गम ले आते हैं, ताकि बाहर बैठे हुए जो आम लोग हैं वो बेवकूफ़ बने कि जनाब ये भी हमारे गम के अंदर दुबले हुए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। चार दीवारी के उस तरफ जश्न रहता है हमेशा, ये बहुत इंजॉय करते हैं। वहाँ पे हर दिन ईद का है, हर रात शबरात की है। लेकिन चार दीवारी के बाहर हर तरफ आग लगी है, लहूलुहान है। चाहे वो बलूचिस्तान है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली इलाके हैं, चाहे वो आज आज़ाद कश्मीर है, हर तरफ एक दुख है, एक रंज है, एक तकलीफ है। लेकिन चार दीवारी के अंदर कितना सुकून है, ये एक छोटा सा मंजर आपको बता रहा है। देखें ये लोग कैसे इंजॉय कर रहे हैं। महफूज दीवारों के पीछे ये लोग जश्न मना रहे हैं। और इस वक्त फजलुर रहमान के लिए चौहान को, वो क्या नाम है, ओन को, और काले चैनल के मुलाजमीन को, सोशल मीडिया की जितनी भर्तियां की हैं उन सबको लॉन्च किया गया, लेकिन वो मुकाबला नहीं कर पा रहे। वजह पता क्या है? जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो पाकिस्तान में सबसे गैर मकबूल है। फजलुर रहमान साहब ने इतना बड़ा जुल्म किया हुआ है इस कौम के ऊपर। रजीम चेंज ऑपरेशन के मरकजी किरदार थे जर्नैलों के कहने के ऊपर। लेकिन फजलुर रहमान की अच्छी बात यह है कि उन्होंने बाद में बता दिया, जब जर्नैलों ने उन्हें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं दिया तो फजलुर रहमान साहब ने बता दिया कि यार मैंने जर्नैलों के कहने के ऊपर रजीम चेंज ऑपरेशन किया था, इन्होंने बुलाया था और बुला के हमें इसका सारे गेम का हिस्सा बनाया था। फजलुर रहमान पोल खोल चुके हैं। बहरहाल वो गंद जो फजलुर रहमान साहब ने मारा तो उल्टा उनके ऊपर गंद तो आना ही था। अब फजलुर रहमान साहब बहुत बदमज़ा हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि इंतहाई गैर मकबूल होने के बावजूद पब्लिक उनके साथ खड़ी हो गई। पाकिस्तानी फजलुर रहमान के साथ खड़े हो गए, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो भी खड़ा होगा ना, पब्लिक उसको सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि वो जुल्म के खिलाफ और जालिम के खिलाफ खड़ा हुआ है। कश्मीर में नाजरीन एहतजाज को 40 दिन हो गए, अंदाजा कीजिए आप, और कश्मीरी हार नहीं मान रहे। रोज़ाना रैलियां निकालते हैं, रोज़ाना एहतजाज करते हैं, उनके धरने वहाँ पे जारी हैं। आसिम मुनीर साहब का जो रजीम है वो हर शोबे में, हर जगह पे और तमाम महाजों के ऊपर नाकाम होता चला जा रहा है। एक छोटी सी कामयाबी उनके गले पड़ी थी। एक तो ये कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने इंडिया के चंद जहाज़ गिरा दिए थे, वो भी एयरफोर्स ने गिराए थे। तो आसिम मुनीर साहब खुद फील्ड मार्शल बन के बैठ गए, और ना सिर्फ फील्ड मार्शल बन गए बल्कि ताहयात इस्तिस्ना भी इसी चक्कर में ले लिया, आईनी तरमीम करवा के। एयरफोर्स के वो पायलट हैं, उनका कोई जानता भी नहीं है जिन्होंने वो तैयारे गिराए थे। तो एक तो ये एक कामयाबी उनके गले पड़ी थी, लेकिन उसका वो पाकिस्तान की फ़ौज को या पाकिस्तान को फ़ायदा देने की बजाय उन्होंने ज़ाती फ़ायदा ले लिया। और दूसरा जो एक सालसी वाला एक रोल उन्हें मिल रहा था, वहाँ पे अब ईरान ने कह दिया जी वो तो MOU इस्लामाबाद वाला ख़त्म हो गया, अमली तौर पे दोबारा वहाँ पे जंग लगी हुई है। तो बाकी तमाम महाजों के ऊपर, चाहे वो मईशत का है, दहशतगर्दी का है, अमन व अमान का है, मुल्क में इस्तेहकाम का है, सरमायाकारी का है, कुछ भी है, हर जगह पे आसिम मुनीर साहब का रजीम तमाम महाजों पर नाकाम हो गया। अब वो ढूंढ रहे हैं कि मलबा किस पे डालें। तो मलबा डालने के लिए तो उन्हें फ़िलहाल कोई नहीं मिलता। नादरीन, अलीमा खानम आज अडियाला जेल के बाहर नहीं आई, उनकी बाकी बहनें आई हैं। जो मैंने आपसे कहा था ना, मेरा अंदाज़ा ठीक निकला। अलीमा खानम अब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही तहरीक चलाएगी और वो लोगों को इकट्ठा करेंगी, बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है। अगर उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स मिला और खैबर पख्तूनख्वा अलीमा खानम के साथ निकल आया और बड़ी तादाद में लोग उनके साथ इकट्ठे होना शुरू हो गए, तो देखें ये एक खुदकुश हमला है। अलीमा खानम जो कर रही हैं अपने भाई के लिए, ये एक तरह की खुदकुशी है, क्योंकि उनके बाकी सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब अगर वो इस्लामाबाद आएंगी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ये हम सब जानते हैं, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट किसी को भी तहरीक नहीं चलाने देगी। वो किसी को इजाज़त नहीं देगी कि तहरीक चलाई जाए। सुहेल अफरीदी कोई तहरीक चला नहीं रहे, बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी तहरीक नहीं चलाई। वो कोशिश करती थी पंजाब से आलिया हमज़ा, वो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी मुखबरी हुई, वो पकड़ी गई। तो उसके बाद से लेकर अब तक कोई तहरीक प्रैक्टिकली चल नहीं रही। तो जब तहरीक नहीं चल रही तो किसी को तो ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो अलम उठा लिया अलीमा खानम ने, जो गिरा हुआ अलम था, एक मायूसी थी अवाम में, वो उन्होंने अलम उठा लिया, मुज़ामत का अलम, कि अब मैं इस लड़ाई को लड़ूंगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा ने उन्हें बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया तो मुझे नहीं लगता कि अब वो इस तरफ आएंगी। अब वो बाकायदा लश्कर लेकर आएंगी, और लश्कर जो ये कह रहे हैं वो वाला लश्कर नहीं, मुसल्ला लश्कर नहीं, जो लड़ाई लड़े वो लश्कर नहीं,
ये एहतजाज करने वाला एक पुरअमन लश्कर वो लेकर आएंगी। देखें, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आपके सामने, बलूचिस्तान की आपके सामने, खैबर पख्तूनख्वा में लोगों में, पंजाब में बहुत बेचैनी है। लोग चाहते हैं कोई उन्हें लीड करे। तो अलीमा खानम की एक हिकमत अमली है, आने वाले दिनों में आपको आइडिया हो जाएगा। अवाम के अंदर जो बददिली थी वो कुछ हद तक दूर हुई है। एक और नाजरीन जो बड़ी खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि खित्ते में दोबारा लड़ाई शुरू हो गई है। अब बाकायदा जंग शुरू हो गई है। ईरान ने अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया। जहाँ जहाँ पे अमरीकी अड्डे हैं वहाँ पे ईरान ने अटैक किया, बदतरीन हमले किए, उन्होंने अपने मिसाइल चलाए। दूसरी जानिब अमेरिका ने ईरान में बहुत सारे धमाके किए। अमेरिका तजारती और दिफाई जो ईरान की तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक कर रहा है, जबकि ईरान जो है वो जवाबी कार्रवाई में जो खित्ते में खलीजी ममालिक हैं वहाँ पे अमरीकी अड्डों पे अटैक कर रहा है, चाहे वो पानी के अंदर है चाहे बाहर है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो 20% वाला काम शुरू कर दिया ना, इस पर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप को बहुत सारे लोगों ने मना किया था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि हम अगर इस पूरे इलाके की नाकाबंदी कर दें तो यहाँ से जितने भी कंटेनर्स निकलेंगे या टैंकर्स निकलेंगे या जितने भी यहाँ से बहरी जहाज़ निकलेंगे आपने हुर्मुज़ को अबूर करके, हम उनसे 20% अगर एक टैक्स वसूल करें, एक फ़ीस वसूल करें तो हम ठीक ठाक पैसा बना सकते हैं। वो इसको एक इकोनॉमिक मॉडल के तौर पे देख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ये तो एक बैरी कज़ाकी वाला काम हो गया ना कि जनाब हमें खराज दे के गुजरो वरना हम यहाँ से गुजरने नहीं देंगे। दुनिया वहाँ से पहले मुफ्त गुजरती थी, अब डोनाल्ड ट्रंप मांग रहे हैं 20%। ईरान कहता है जी हम एक मामूली फ़ीस लेंगे और वो भी नेविगेशन के ज़ुमरे में लेंगे, तो हम तो कोई आपके ऊपर टैक्स भी नहीं लगा रहे। अब ये फड्डा पड़ा हुआ है कि आपने हुर्मुज़ पे कंट्रोल किसका होगा और यहाँ पैसे कौन बनाएगा। बहरहाल जंग जो है वो दोबारा से अब शुरू हो गई है और बाकायदा दोनों जगहों पे धमाके हो रहे हैं, ख़ास तौर पे ईरान में। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।